फिर मैंने देखा भाई साहब कितनी बड़ी लाइन है, मैं डर गया, मैं सब भूल गया। मेरे पास टुकड़ों टुकड़ों में टाइम होता था, तो मैं एक दिन में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था। ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने जेईई मेन 2023 के गिनती के 5 पेपर दिए हैं। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। एंड IE इरोडोफ मैंने बुक की है, ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। 100 NTA स्कोर आया है, उसमें मेरा नाम सबसे पहले था। मैंने सोचा अरे वाह यार। सब सोचते हैं जेईई में तो 2 अटेम्प्ट होते हैं, पहला नहीं हुआ दूसरा दे देंगे। मैंने सोचा क्यों ना पहले ही अटेम्प्ट में फोड़ के आते हैं। तो आज मैं हूं उन 23 बच्चों में से एक जिनको परफेक्ट 100 NTA स्कोर मिला है। हाय, आई एम आरव भट्ट। आई हैव स्कोर्ड 300 आउट ऑफ 300 इन जेईई मेन 2024। तो मैं अब आपको बताता हूं कैसे मैं जीरो से इस मुकाम पे पहुंचा। मुझे जेईई के बारे में 9th क्लास में पता चला जब बिग एडटेक प्लेटफॉर्म्स के एडवर्टीजमेंट्स आ रहे थे टीवी पे। मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करके देखते हैं। फिर एक्सटेंसिव स्टडी करने के बाद मुझे पता चला जेईई प्रिपरेशन में क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस सिस्टम के लिए मुझे एक प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। इसलिए मैंने 10th में फिटजी गुरुग्राम ज्वाइन किया। 9th से ही मैंने फोन छोड़ दिया था बिकॉज आई न्यू इट विल बी माई बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन 11th एंड 12th। इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरा भाई था और भाई का सपोर्ट सिस्टम मैं था। जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट होता था भाई मुझे वापस लाता था। जब भी भाई डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता था मैं कोशिश करता था भाई को उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालूं। हम दोनों बचपन से ही साइंस में इंटरेस्टेड रहे हैं। मेरे पापा ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, मेरी मम्मा ने MSc की है मैथ्स में। तो हमेशा से हमारा इन फील्ड्स के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन रहा है। 9th में मैंने फ़ोन बिल्कुल छोड़ दिया था। 9th और 10th में सिंस लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैं खेलने भी नहीं जाता था। तो इससे मुझे एक प्रिपरेशन मिली कि 11th-12th में जब मैं खेलने भी नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास फ़ोन भी नहीं होगा, कोई फ्री टाइम नहीं होगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा तैयार हो गया था। फिटजी में हमारी क्लासेस थोड़ी लेट चालू हुई थी क्योंकि हमारे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम लेट हुए थे, लेकिन हमारा जेईई का सिलेबस कंफर्टेबली ख़त्म हो गया था। 11th और 12th के दौरान मैं स्कूल और फिटजी दोनों जाता था। स्कूल में हमारा हर सब्जेक्ट का NCERT लेवल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होता था। जो थोड़ी बहुत चीज़ें मिस हो जाती थी वो मैं खुद ही पढ़ लेता था स्कूल में। स्कूल का सारा काम हम लोग 0 पीरियड में ख़त्म कर लेते थे। 2 सब्जेक्ट पीरियड्स के बीच में जो भी फ्री टाइम मिलता था उसमें हम जेईई का पढ़ते थे। जो नॉन PCM सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन हम उनके ही रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पीरियड्स में ख़त्म कर देते। फॉर एग्जांपल इंग्लिश है एंड इन माय केस हमने CS ली हुई थी, तो उनकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, उनकी थ्योरी स्टडी करना, वो सब हम उनके रिस्पेक्टिव पीरियड्स में ख़त्म कर देते थे। नाउ स्कूल के जो यूनिट टेस्ट्स होते हैं या फिर और भी जो हाफ ईयरलीज होते हैं, उनसे मेरा एक सॉर्ट ऑफ टच बना रहता था उन टॉपिक्स के साथ जो 1 या 2 महीने पहले ख़त्म हुए हों, तो उससे मेरे को एक बेनिफिट होता था। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर मेरा एक सॉर्ट ऑफ वीकडे में क्या रूटीन क्या रहता था। एवरी डे आई यूज टू वेक अप एट 5 से 6 मैं पढ़ता था। माई मदर यूज टू वेक अप एट 4 टू मेक टिफिन फॉर मी एंड माई ब्रदर, बोथ ब्रेकफास्ट एंड लंच। उसके बाद हम स्कूल जाते थे, स्कूल 2 बजे तक चलता था। फिर 2 से 4 हम फिटजी में बैठ के पढ़ाई करते थे। फिटजी में फ्रॉम 4 ऑनवर्ड्स क्लासेस होती थी, 4 आवर्स अ डे, 4 डेज अ वीक, हर दिन 2 सब्जेक्ट की क्लास होती थी। तो उसके बाद माई फादर यूज टू पिक मी अप, वी यूज टू रीच होम एट अबाउट 8:30। उसके बाद 10 से लेकर 1 बजे तक मैं पढ़ता था, मैं सब्जेक्ट का काम करता था। नाउ दिस वेंट ऑन फॉर 2 ईयर्स, जब तक हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। सो यू कैन सी वीकडेज में मेरे पास कभी एक बड़े चंक में टाइम नहीं होता था, मेरे पास टुकड़ों टुकड़ों में टाइम होता था। तो मैं एक दिन में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था। इन वीकेंड्स मेरे पास एक लंबा स्ट्रेच ऑफ टाइम होता था, लेकिन तब भी मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाता था क्योंकि मुझे पूरे वीक वो एक सब्जेक्ट पढ़ने की आदत थी। तो आई कंटिन्यूड इट, मैं वीकेंड्स में भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। अब कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये मैं फील्ड पे डिसाइड करता था, कौन सा सब्जेक्ट काम पे कितना पीछे है। एक चैप्टर का काम मैं तभी चालू करता था जब फिटजी में उसकी थ्योरी पूरी तरीके से पढ़ा दी जाती थी। फिटजी में पढ़ाई बहुत अच्छे से होती थी, हमारा जो सिलेबस कवरेज का पेस था वो भी काफ़ी अच्छा था। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता था मैं सबसे पहले फिटजी द्वारा गिवन पैकेजेस करता था, फिर मैं सर के द्वारा रिकमेंडेड बुक्स करता था।
मैथ्स में मैंने सिंगेज बाय जी तेवानी ये की है एंड कैलकुलस बाय समीर बंसल की है। फिजिक्स में सिंगेज बाय बीएम शर्मा की है मैंने एंड आई इरोडोव मैंने बुक की है। ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लोग हवा बना देते हैं कि पता नहीं कौन सी बुक है, कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल बुक। आपके टीचर लोग आपको बता देंगे कौन से क्वेश्चन जेई रेलिवेंट है, आप वो करेंगे, इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट। केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी की और ऑर्गेनिक के लिए मैंने हिमांशु पांडे की, लेकिन ये सोर्सेज बेसिक प्रैक्टिस के लिए थे। मेजर फोकस जो था, जो सर हमें क्वेश्चंस देते थे, सर के जो नोट्स थे, सर जो ऑल्टरनेटिव सोर्स से क्वेश्चन लाते थे, वो मेन थे मेरे लिए। कभी कभार सर अंडर ग्रेजुएट की बुक से देते थे, लेकिन वही जितना थोड़ा सा जितना जेई के लिए रेलिवेंट होता था। तो ये सब मैंने किया 2 साल। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, फिटजी में सिलेबस कंप्लीशन के बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है जिसका लेवल बहुत अच्छा होता है। तो उससे हमें नेशनल, मैं सोचता था तब तक कि मैं अच्छा कर रहा हूँ काफी। फिर जब रिजल्ट आए AITS के, तब मेरे को दिखने लगा नहीं, अभी है जरूरत है, मेहनत करने की बहुत जरूरत है। तो मैंने उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन के बाद मैंने AITS के क्वेश्चंस किए और जेई एडवांस की आर्काइव के क्वेश्चन किए। अभी तक जब भी आप देख रहे होंगे, मैंने मेंस के लिए स्पेसिफिकली कोई प्रिपरेशन नहीं की है। दिसंबर से मैंने मेंस में फुल फोकस करना चालू किया। मेरे सर कहा करते थे बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक ले आओ, सेकंड अटेम्प्ट भूल जाओ। तो मैंने बिल्कुल सर की बात मानी, फर्स्ट अटेम्प्ट पे पूरा फोकस किया। मैंने जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, चैप्टर वाइज किए, मैंने पेपर नहीं दिए। मैंने जेई मेन 2023 के गिनती के 5 पेपर दिए हैं। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों। मैं जब पेपर दे रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं जब भी जा रहा हूं, मैं कुछ प्रिज्यूम करके जा रहा हूं। जैसे 23 के पेपर में मैथ थोड़ी सी लेंदी थी, तो मुझे ऑलरेडी पता था मैं नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर कर रहा हूं, मुझे पता था फिजिक्स केमिस्ट्री जल्दी खत्म करो, मैथ पे ज्यादा टाइम देना है। अब लेकिन एक्चुअल एग्जाम में तो ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा हुआ मेरे एग्जाम में, ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। तो मैंने क्या किया, इंस्टेड मैं अपने नोट्स रिवाइज करना चालू किया और मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चालू किया। तब तक पूरे 2 साल में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी थी। रीजन नंबर 1, मुझे डर लगता था, क्योंकि पहले से एक डर बनाया होता है, इनऑर्गेनिक में बहुत रटना होता है, जो थोड़ा बहुत रटना होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। क्योंकि मुझे रटने में काफी मुश्किल आती थी, तो मैंने बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक पढ़ी नहीं थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि तब तक जेई मेंस और जेई एडवांस का सिलेबस क्लियर नहीं था। एक्सपेक्टेड था कि इनऑर्गेनिक से कुछ टॉपिक्स हटेंगे, एंड एज ए टर्न आउट जेई मेंस में इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक हटे, लेकिन जेई एडवांस से कुछ भी नहीं हटा। तो मैंने जनवरी के महीने में इनऑर्गेनिक 0 से चालू की, पूरी मेंस की जितनी पढ़ सकती। मैं एनसीईआरटी पूरे दिन एनसीईआरटी पढ़ता था, मैं कोशिश करता था कि कुछ दिमाग में घुस जाए। एंड जब तक एक हफ्ता पहले जब मेंस आया, तो मेरा कुछ कुछ मुझे याद था। अब मैं सब याद नहीं था मेरे को, लेकिन मुझे पता था सब आता भी नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, हर एक रिएक्शन या हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो साल दर साल बार बार आते हैं, तो उन पे आप पहले ज्यादा फोकस करें, और जो फैक्ट्स बाकी हैं जो कभी नहीं आए, जो शायद आ सकते हैं, उन पे आप थोड़ा बाद में फोकस करें। तो ऐसे मैंने इनऑर्गेनिक की प्रिपरेशन की। मैथ्स और फिजिक्स के लिए मैंने कुछ अलग नहीं किया। बस लास्ट महीने में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पेपर्स किए। एडवांस के कंपैरिजन में मेंस के क्वेश्चन काफी आसान आते हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। तो वो शिफ्ट लाना जरूरी था कि अब उससे पहले हम एडवांस की तैयारी कर रहे थे, एडवांस के क्वेश्चंस के लिए वी वर गियर्ड। तो उससे बस शिफ्ट लाना कि एक सिंपल क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में गलती भी होती है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना कि अरे चलो ठीक है, बस उसकी आदत डालनी थी। तो बस मेंस, अगर आप मेरी पूरी 1-2 साल की जर्नी देखेंगे, मैंने मेंस के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं किया। मैं एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा था, और मेंस में बस लास्ट महीने में आपको अपना माइंडसेट थोड़ा बदलना होता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, थोड़ा पैटर्न चेंज करना है। तो उस ऐसे मेंस की तैयारी करनी होती है। मैं अपने आसपास के बच्चों को जब देखता था, मुझे दिखता था वो काफी डिस्ट्रैक्टेड है। अब लकीली मैं इन सबसे दूर था, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हर किसी की जिंदगी में आजकल है फोन। कि सारे बच्चे या तो फोन में लगे हुए थे, या फिर अगर वो फोन का अपना यूज भी कर रहे थे पढ़ने का, तो इररिलेवेंट एडवाइस फॉलो कर रहे थे। अपने टीचर की बात मानिए, वो जो बुक्स बोल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, एंड एट द एंड आर्काइव पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन आएंगे? प्रीवियस ईयर देख के। तो आप प्रीवियस ईयर देखिए, आइडेंटिफाई करें पैटर्न, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन पे फोकस कीजिए। मेंस बिल्कुल करीब आ गया था,
एक दिन बचा था, लास्ट दिन पे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं टेंशन में ही था मेंस के लिए। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी सुबह की शिफ्ट थी, तो मैंने कोई मेंस से हटके कोई टॉपिक लिया, मैं उसके बारे में सोचने लगा जो भी मुझे इंटरेस्टेड था। ऐसा कोई बेसिकली अपने आप को लास्ट दिन पे मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर स्पेशली अगर आपकी बिल्कुल सुबह शिफ्ट है, तो फिर आप अपने आप को थोड़ा सा अलग चीज पे सोचिए, मेंस से अलग, जैसे आपकी एटलीस्ट वो टेंशन ना रहे। तो ये मैंने किया, इससे मेरे को थोड़ा फायदा रहा, मेरा रात को और सुबह मेरा मेंस का टेंशन थोड़ी कम रही। फिर हम जाते हैं मेंस में, मैंने पहले तो सेंटर ही मिलना बहुत मुश्किल हो गया, मेरा एड्रेस समझ नहीं आ रहा था, हम पहुंच गए वहां पे। फिर जब मिला फाइनली, तो वहां पे कंफ्यूजन कौन से गेट पे जाना है, हमारा पहला गेट है दूसरा गेट है, फिर वो सॉर्ट हुआ। फिर मैंने देखा बच्चे बच्चे पाइल अप हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बड़ा क्राउड हो गया। फिर बोला जी लाइन लगाइए, फिर मैंने देखा भाई साहब कितनी बड़ी लाइन है, मैं डर गया, मैं सब भूल गया। इवन तो मुझे पता था कि मैं केपेबल हूँ, मेरे पास है, लेकिन वो सब उड़ जाता है जब इतनी बड़ी भीड़ दिखती है ना, कि ये सारे मेरे जैसे दिखने वाले कुछ अलग नहीं है इनमें, तो वो थोड़ा चला जाता है। उसके बाद एकदम रिगरस चेकिंग हुई वहाँ पे हमारे यहाँ, पहली बार किसी भी एग्जाम में, वैसे तो बहुत एग्जाम पहले दिए हैं, लेकिन इतनी रिगरस चेकिंग कहीं नहीं हुई थी। तो वहाँ पे पहले आइडेंटिटी चेक हुई, वहाँ बायोमेट्रिक हुआ पूरा वो सब। जब ये पूरा प्रोसेस ओवर हो गया और मैं सीट पे बैठ गया, थोड़ा वेटिंग टाइम था बिफोर एक्चुअल एग्जाम चालू होने में, तब मेरे को नॉर्मल लगने लगा, ऐसा मेंस की फीलिंग नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि हाँ नॉर्मल बस एग्जाम दे रहे हैं, ये मेरे को अच्छी बात लगी। जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे, तब आप सब भूल जाओगे क्या चल रहा है, आपका है सामने पेपर आएगा, मेरे को देना है। फिर पेपर चालू हुआ, मैंने एज यूजुअल मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा रहती है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ फर्क नहीं पड़ता पेपर कैसा आया हो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ की केमिस्ट्री हो रहे हैं। लकीली इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आए थे, मेरी 27 की पहली शिफ्ट थी सुबह वाली, तो हो रहे थे क्वेश्चन। मैंने क्या, केमिस्ट्री हुई, हो गई, एक दो क्वेश्चन थोड़े डाउटफुल थे लेकिन हो गई। मैंने फिजिक्स किया, ये भी आसान आई है। मैंने मैथ्स किया, ये भी आसान आई है। अब मैंने जब पूरा पेपर कर लिया, मेरा 1.5 आवर में पूरा पेपर हो गया होगा, मैंने सोचा चलो करते हैं अपनी जो डाउट क्वेश्चन है वो करते हैं। थोड़ा मैंने कुछ में तुक्का भी लगाया मैंने, जैसे प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन आया था स्फेरोमीटर, मुझे नहीं आता था, ना स्कूल में कराया ना मैंने पढ़ा, तो थोड़ा रफ एस्टिमेट लगा के थोड़ा आइडिया करके तुक्का मारा। फिर मैंने देखा यार इसमें चांस बन रहे हैं यार फुल आने के, तो मैंने थोड़ा ध्यान से किया, मैंने पूरा पेपर दोबारा किया, सारी कैलकुलेशन चेक की, तो इस सब में लग गए। अब एंड के 5 मिनट बचे थे, मैंने देखा मैथ्स का एक क्वेश्चन मेरा, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, फिर मैंने मेरा गलत है, और भाई साहब टाइम बचा है थोड़ा सा और मेरे को कैलकुलेशन करनी है। 2 बार मैं ऑलरेडी चेक कर चुका था, तब भी मेरे को मिस्टेक नहीं मिली थी। ये मेरी एक प्रॉब्लम थी 11th-12th में, हमेशा रही है मेरी प्रॉब्लम, बचपन से रही है सिली मिस्टेक की, तो ये होने वाली थी। तो मैंने जितना तेज हो सकते मैंने कैलकुलेशन चेक की, 2-3 बार चेक की और सही किया आंसर, फिर सबमिट हो गया, अपने आप सबमिट हो जाता है, आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। फिर मैं डरा हुआ था, पहले मैं कॉन्फिडेंट था, फिर जब ये लास्ट क्वेश्चन हुआ मैं बहुत डरा हुआ था, मैंने सोचा अगर ये गलती हो सकती है फिर कुछ भी गलती हो सकती है। तो फिर मैं गया, मेरे उसके बाद मेरी भाई की शिफ्ट थी, तो हम भाई के यहाँ गए। फिर पूरा दिन ऐसी इसी चक्कर में चला गया कि क्या यार, वो जो गलती थी वो तो मैंने सही कर ली, लेकिन मान लो कोई और निकल जाए तो मेरे फुल मार्क्स आने से रह जाएंगे। रिजल्ट डे आ रहा था, मैंने आंसर की तक भी चेक नहीं की थी, आंसर की रिजल्ट डे से थोड़े दिन पहले आती है, मैंने वो भी चेक नहीं की थी क्योंकि मैं डरा हुआ था क्योंकि आ सकते हैं फुल लेकिन पता नहीं है। तो मैंने सोचा रिजल्ट डे पे आएगा होगा, पता चल जाएगा। फिर मैं रिजल्ट डे पे उठा, मुझे सुबह उठाया, मैंने देखा क्या हो रहा है, सब खुश थे, मुझे समझ में आया। हाँ फिर मैंने रिजल्ट देखा, आई गॉट 300 आउट ऑफ 300। तो जिस दिन मेरे 300 आए, सारे रिलेटिव्स के, सारे फ्रेंड्स के, सबके फ़ोन आने लगे और भाई कांग्रेट्स, पता नहीं क्या कर दिया। हमें पता था 300 आ गए, लेकिन हमें अभी भी एक क्लैरिटी नहीं थी कि इंडिया में नाम आया है। हम स्कूल गए, टीचर लोगों से, प्रिंसिपल मैम से मिले, सब टीचर्स से मिले, सब लोग बहुत खुश थे। हम फिर कोचिंग गए, फिर गए, वहाँ पे भी सब लोग खुश थे। फिर हमने देखा, फिर हमें शेयर किया टीचर ने, ये देखो क्या है। हमने देखा एनटीए की वेबसाइट पे लिस्ट आ रखी है किन किन बच्चों के टॉप 2300 एनटीए स्कोर आए हैं, उसमें मेरा नाम सबसे पहले था। मैंने सोचा अरे वाह यार, 300 तो एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया में नाम आएगा। वो जी उसके बाद तो फिर जैसे गूगल पे भी सर्च कर रहे थे, मेरा नाम आ रहा था, तो
वो एक्साइटमेंट बस बढ़ती ही गई। उस दिन अगले दिन भी यही चला, फिर इंटरव्यू के कॉल आने लगे न्यूज़पेपर वाले, जी आपका इंटरव्यू लेना है, मल्टीपल कॉल एक साथ आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छा था। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि हम एडवांस की तैयारी नहीं कर पा रहे, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ठीक है, कुछ ही लोगों को मौका मिलता है, मुझे ही मिला है, करते हैं थोड़ा एंजॉय। तो उसके बाद जैसे अब ये सब ओवर हो गया है, अभी मेरे सामने 2 चैलेंज हैं, बोर्ड और एडवांस। बोर्ड के लिए मैं कुछ अलग से नहीं करूँगा, स्कूल में टीचर ने मुझे बता रखा है क्या करना है। कुछ बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले आपको यू शुड बी थरो विद ऑल द नॉलेज। आपको सिंस बोर्ड एनसीईआरटी लेवल होता है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर्स देखना मस्ट है फॉर बोर्ड्स। आप 5 साल के प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आपको फेयर बिट ऑफ आइडिया लग जाएगा कैसा पेपर आना है। इस पे अगर कोई एक क्वेश्चन फंसता है, वो उसके लिए आप एग्जाम्पलर देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो बोर्ड्स इज नॉट दैट मच ऑफ अ डिफिकल्टी। अब बात आती है एडवांस पे। एडवांस में टॉपिक्स थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन डिफिकल्टी भाई साहब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एडवांस का पैटर्न नहीं पता हमें, कोई फिक्स नहीं होता, ना ये पता क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आएगा या कितना लेंदी आएगा। क्वेश्चन नाम के लिए थोड़े से होते हैं, लेकिन एक एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन घुसा देते हैं वो। तो इस सब के प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट तरीका है सबसे पहले नोट रिवीजन। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, प्लीज आई वुड मस्ट एडवाइस नोट्स बार बार रिवाइज करें जब तक आपको बिल्कुल ब्लड में नहीं घुस जाता एक एक कॉन्सेप्ट या एक एक चीज। तो आफ्टर यू हैव अचीव्ड दिस लेवल यू शुड गिव टेस्ट्स, चाहे किसी भी कोचिंग के हो। मैं तो अपनी कोचिंग के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनके दूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने चाहिए आर्काइव के, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा एडवांस कैसा आएगा। टाइम्ड प्रैक्टिस इज मस्ट। एडवांस 6 घंटे का पेपर है, जंग से कोई कम नहीं है। एडवांस 3 घंटे का पेपर होगा, उसके बीच में गैप होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। दूसरे पेपर में लोग एग्जॉस्टेड जाते हैं। तो ये अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना, आपको इसके लिए मल्टीपल टेस्ट देने होंगे। मेंस से पहले भी हमारे टेस्ट होते थे, लेकिन अभी हमारे और ऐसे टेस्ट होंगे जिससे हम गियर अप हो जाएं। तो ये आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि एंड डे पे आपका कोई ड्रास्टिक ड्रॉप ना आ जाए परफॉर्मेंस में। जनरली काफी बच्चों की ये कंप्लेंट रहती है कि मैंने सब पढ़ा था, मुझे सब आता था, एंड डे पे एग्जाम नहीं हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि आप एग्जाम एनवायरनमेंट में कभी एग्जाम नहीं दिया। आपने एग्जाम दिया है, लेकिन आपको एंड डे का प्रेशर नहीं पता है। एंड डे का प्रेशर एम्यूलेट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करें कि आप 6 घंटे बैठने की आपकी आदत हो, आप टेस्ट दे पाए। आप वो जो एक फीलिंग होती है कि क्या मैं सही करके आया हूँ, जो बीच में गैप होते हैं 2 पेपर के, उसको आप आदत डालें। तो उसके लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको 6-6 घंटे के, वो मस्ट है। मेरा सपना है कि मैं एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लाऊं, प्रेफरेबली 1 लाऊं। और मैं आईआईटी दिल्ली जाना चाहूँगा। वहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग नाम की एक ब्रांच है, मैं उसमें जाना चाहूँगा। मुझे उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये मेरा गोल है एडवांस के लिए। जोश टॉक्स जेई के मंच से मैं लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा जो आईआईटी जाना चाहते हैं। आप सबसे पहले अपनी वीकनेसेस एनालाइज कीजिए। क्या आपको सारे टॉपिक्स आते हैं या नहीं आते? अगर आपको सारे टॉपिक्स आते हैं तो क्या कमी रह जाती है कि जितने मार्क्स आपके आने चाहिए उतने नहीं आ पाते? इन पे आप कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव करेंगे और अपने ड्रीम आईआईटी में जा पाएंगे। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, जोश टॉक्स का मानना है कि देश के हर एक युवा में काबिलियत है जिंदगी में कुछ जबरदस्त हासिल करने की। और अगर हम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर जेई क्लियर करके देश के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हमारी मंजिल है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सब जोश टॉक्स के मेंबर्स की जर्नी में आती है। और वो ये है कि जब वो समय आता है, हम जब सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि एक कोचिंग जाना है, तो हर कोचिंग क्लेम करती है कि वो बेस्ट है। हर कोचिंग ये दावा करती है कि सारे टॉपर्स उन्हीं के हैं। हर कोचिंग बोलती है कि उनके पास बेस्ट पढ़ाने की टेक्निक्स है। तो सच क्या है? आज के ज़माने में शायद सच ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया है। सिंस ये प्रॉब्लम जोश टॉक्स फैमिली के बहुत सारे युवाओं को आ रही थी, तो जोश टॉक्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अब जिम्मा लिया है। एक बड़ा भाई होने के नाते जोश टॉक्स ने पूरे देश में रिसर्च की और ढूंढे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं हमारी एक कोचिंग को सिलेक्ट करने में।
और इन फैक्टर्स के बेसिस पर हमने आकाश इंस्टीट्यूट को चूज किया है, जो कि सच में एक बहुत ही बढ़िया और बेस्ट कोचिंग है। इसलिए नीचे एक आकाश इंस्टीट्यूट की टेस्ट लिंक भी दी गई है, जिसे क्लिक करके आप टेस्ट भी दे सकते हैं और जहां आपके पास मौका है अप टू 90% स्कॉलरशिप पाने का फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट, जहां पर हमारे पास मौका है टॉप लेवल की पढ़ाई इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ करने का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही जगह अपना टाइम, अपने साल, अपने पैसे इन्वेस्ट करें, जहां हमारा जेईई एग्जाम क्लियर करने का सपना पूरा हो और देश के सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन लेकर हमारा करियर बन पाए। जोश टॉक्स हमेशा एक बड़े भाई या एक बड़ी बहन की तरह हम सबके साथ खड़ा है और आपको आगे ले जाने के प्रयास में लगा है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जय हिंद।